अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉकरोच को कंप्लीट किया था एंड टुडे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल, द थर्ड एनिमल विच वी हैव टू रीड इन डिटेल एंड दैट इज द फ्रॉग। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉग को लेके बड़ा जो है एक केओस क्रिएट हुआ था लास्ट ईयर के नीट एग्जाम में, जब इसमें से 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे। सो देर इज नथिंग टू पैनिक बिकॉज हमें एनसीईआरटी को फुल कवर करना होता है। ऑल्दो नीट के सिलेबस में एमसीआई ने सिर्फ कॉकरोच मेंशन किया है, बट वी हैव टू रीड अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ऑल द 3 इन डिटेल। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड एनिमल दैट इज फ्रॉग। नाउ फ्रॉग जो है स्टूडेंट्स, ये अर्थवर्म और कॉकरोच से बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि ये कॉर्डेटा फाइलम जो है उसके वर्टिब्रेटा सब फाइलम का मेंबर है, जैसा हम ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। इट इज एन एम्फीबियन और इसलिए ये ह्यूमन से बहुत सिमिलर होगा। अगर आपको थोड़ा सा, ऑल्दो हम आगे जाके सारे ह्यूमन सिस्टम्स डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपने 9th 10th में आई एम श्योर सभी ह्यूमन सिस्टम्स को, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, उन सब का एक आइडिया आपको मिला हुआ है। तो अगर वो आपको थोड़ा सा याद होगा तो इट विल बी वेरी इजी। द फ्रॉग इज द इजीएस्ट एनिमल आउट ऑफ ऑल द 3। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज इसका इट बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, सेम सब फाइलम टू विच वी ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग। सो लेट अस बिगिन विथ फ्रॉग। सबसे पहले जब भी हम कोई एनिमल पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? उसकी टैक्सोनॉमी। सो लेट्स रीड द टैक्सोनॉमी ऑफ फ्रॉग। नाउ फ्रॉग जो है स्टूडेंट्स, आइए हम पहले फटाफट जो पॉइंट्स आपको आते हैं वही लिख लेते हैं। इसका किंगडम, देन वील राइट इट्स फाइलम, देन सब फाइलम। सब फाइलम के बाद क्या लिखते हैं? यहां पर हम पढ़ेंगे डिवीजन। उसके डिवीजन के बाद वील रीड द सुपर क्लास टू विच इट बिलोंग्स, देन इट्स क्लास। क्लास के बाद में हमेशा वी रीड ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज एंड देन वी विल राइट इट्स कॉमन नेम। इस तरह से हम उसकी पूरी टैक्सोनॉमी को कवर कर लेंगे। चलिए आइए अब आप खुद इसको फिल करिएगा। किंगडम, व्हाट इज द किंगडम ऑफ फ्रॉग? इट इज एनिमेलिया। वी नाउ नो इट इज एन एनिमल, एनिमेलिया। नाउ फाइलम इज कॉर्डेटा, so it belongs to chordata. It will have all the characters of chordates, like it will have nerve cord which will be like chordates, that is it will be a single hollow dorsal nerve cord. Then it will have a notochord, that is why it is included in chordata. Then it will have paired pharyngeal gill slits like other chordates. Then heart will be ventral. Hemoglobin will be present inside RBC, that means यहाँ पर RBCs present हो जाएंगे because it belongs to chordata. So all the general characters of chordates जो हमने पढ़े थे वो सभी हमें frog में भी मिलेंगे। Now subphylum, स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो chordata को हमने 3 subphylums में डिवाइड किया था, that was Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Vertebrata वो subphylum था जिसमें notochord is converted into a vertebral column. That vertebral column can be cartilaginous or bony, but it is always converted into vertebral column. इसका एक और कैरेक्टर फीचर था, इसमें ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स, इसीलिए इस सब फाइलम को या तो वर्टिब्रेटा कहते हैं और या क्रेनिएटा भी कहते हैं, बिकॉज द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड क्रेनियम विच इज द ब्रेन बॉक्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिविजन। डिवीजन आपको अगर याद हो, हमने वर्टिब्रेट्स को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज द एग्नेथा, जिसमें साइक्लोस्टोम्स आते हैं, फॉल्स फिशेस जिनमें जॉज नहीं थे, जॉज वर एब्सेंट, एग्नेथा। एंड द अदर वाज नैथोस्टोमाटा, इन विच माउथ इज वेल सपोर्टेड बाय द जॉज, सो इट बिलोंग्स टू नैथोस्टोमाटा डिविजन्स, दैट मीन्स द माउथ विल बी सपोर्टेड बाय जॉज। देन
नाथोस्टोमाटा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था. वन वॉज द पाइसेस विच वर द ट्रू फिशेस एंड द अदर वॉज टेट्रोपोडा जिनमें 4 लेग्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स में. ऑल राइट, सो द सुपर क्लास इज टेट्रापोडा. देन टेट्रापोडा सुपर क्लास को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था. एम्फीबिया, reptilia, birds that is aves and mammalia. So now we know that frog belongs to class amphibia. Amphibia means it can live on both land as well as in water. Then the order, if you remember, हमने एम्फीबिया क्लास को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था. एक थे एपोडा, ऐसे एम्फीबिया जिनमें लेग्स, लिम्स एब्सेंट थे, जिम्नोफियोना जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था. सेकेंड थे दैट वाज द सैलेमेंडर्स जिनमें 2 पेयर लिम्स होते हैं, टेल भी प्रेजेंट होती है और दोनों पेयर ऑफ लिम्स इक्वल होते हैं साइज में. एंड थर्ड वाज अन्यूरा. एन्यूरा ऑर्डर जो है इसमें जो लिम्स हैं वो 2 पेयर हैं बट दे आर अनइक्वल इन साइज. वी विल सी हाउ. एंड इसमें टेल इज एब्सेंट. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. नाउ बहुत इस एन्यूरा ऑर्डर में फ्रॉग एंड टोड्स आते हैं. बहुत सारे टाइप के फ्रॉग्स होते हैं बट हम जो फ्रॉग पढ़ने वाले हैं वो कॉमन इंडियन फ्रॉग है जो नॉर्मली हम घर में देखते हैं, अपने गार्डन्स में हमें मिलता है. घर में तो नहीं, हमें गार्डन्स में मिलता है, पार्क्स में मिलता है, स्पेशली रेनी सीजन के टाइम. इट इज कॉल्ड राना टिग्रीना. सो द फैमिली इज रैनिडे, द जीनस इज राना और स्पीशीज जो है हम पढ़ेंगे वो है राना टिग्रीना. सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज राना टिग्रीना एंड दिस इज कॉमन इंडियन फ्रॉग. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स. वील बी रीडिंग अबाउट राना टिग्रीना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुल फ्रॉग. बुल मतलब सांड, बैल. इसे क्यों कहते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. सो it is an amphibian belonging to Anura. We are going to read about Rana tigrina. That means Rana tigrina में क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे. एक तो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होंगे. ये क्वेश्चन पूछते हैं. दैट इज दे विल हैव अ नोटोकॉर्ड, दे विल हैव अ सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, दे विल हैव paired pharyngeal gill slits, they will have ventral heart, they will have their hemoglobin inside the RBCs. These are the main characters that they will possess. Then in them the notochord will be converted into vertebral column and brain will be protected inside brain box. Then their mouth will be supported by jaws. Then tetrapoda, they will have 2 pair of limbs. Then they will be able to live both in water and on land. Then Anura means they will have 2 pair limbs but they will be unequal in size and tail will be absent. So now let us begin with Rana tigrina. Rana tigrina, which is the common Indian frog or the bull frog. We will be talking about this in detail. जब भी हम कोई एनिमल पढ़ते हैं स्टूडेंट तो हम सबसे पहले उसके हैबिट एंड हैबिटेट्स को पढ़ते हैं. तो आइए यहां पर भी हम वही अप्लाई करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट एंड हैबिट्स. हम इसके लिए एक ट्रिक भी लर्न कर लेंगे निमोनिक, ताकि हम इसके जो हेडिंग्स हैं उन्हें फॉरगेट नहीं करें. नाउ हैबिटेट की बात करें तो आप जानते हैं फ्रॉग जो है वो पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है. इसके पहले की जो सुपर क्लास थी फिशेस, वो सिर्फ पानी में रह सकती हैं. फिशेस को हमने बचपन से ही सुना है कि बाहर निकालो तो मर जाएगी, यानी फिशेस आर प्योरली एक्वाटिक, वेयर एज फ्रॉग्स कैन लिव बोथ इन लैंड एंड ऑन वाटर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर amphibian. Amphibian, that means live in water and on land. ये कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? जनरली ये फ्रेश वाटर बॉडीज जो हैं जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, इनके आसपास ही मिलते हैं.
बिकॉज ये चाहे लैंड पे रहें लेकिन इन्हें अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत रहती ही रहती है। ये हम पढ़ेंगे इस क्लास में डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर हैबिट्स। नाउ सेकेंड हैबिट जो हम इसकी रीड करेंगे वो है इसका लोकोमोशन। हाउ डज इट मूव? अब स्टूडेंट्स इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि ये लैंड पे भी चल सके, लोकोमोट कर सके, और ये पानी में भी, वाटर के अंदर भी लोकोमोशन शो कर सके। सो लोकोमोशन इन वाटर एंड लोकोमोशन ऑन लैंड। पानी के अंदर अगर ये लोकोमोशन शो करेगा तो उसे कहते हैं स्विमिंग करना। सो स्विमिंग, इट शो स्विमिंग इनसाइड वाटर। और लैंड पे ये क्या करेगा? आपने देखा होगा फ्रॉग को, एक तो वो नॉर्मल स्पीड में चलता है, दैट इज वॉकिंग। दूसरा वो कूद सकता है, छलांग लगा सकता है, दैट इज इट कैन जंप, इट कैन लीप। एंड व्हाई इट कैन डू सो दैट वी विल रीड। सो ऑन लैंड इट शोज वॉकिंग, जंपिंग, हवा में उछल सकता है, कूद सकता है, जंपिंग, लीपिंग एक्सेट्रा। Alright, so these are the main four kind of movements. It can walk, it can leap, it can jump and it can swim in the water. How does it do it? It is with the help of limbs. And किस तरह के limbs होते हैं वो हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब इसका थर्ड कैरेक्टर पढ़ते हैं and that is feeding. That means what kind of nutrition does it have? Students, अभी तक हमने जो दोनों एनिमल्स पढ़े, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, वो दोनों ही ओमनीवोरस हैं। That means they can feed on plant matter as well as on animal matter. But जो frog है Rana tigrina, it is purely carnivorous. Now this is important. That means it can feed only on flesh. ये plant matter को eat करेगा ही नहीं। क्या खाता है ये? छोटे छोटे insects, mosquitoes, उनको पकड़ के खा जाएगा, earthworm, spiders, जो छोटे छोटे animals हैं, little animals, it feeds on that. और ये हमेशा इनकी आईज इस तरह की हैं कि ये कोई अगर एनिमल स्टेशनरी बैठा हुआ है उसको फीड नहीं करते। ये अगर कोई चलता हुआ, मूव करता हुआ एनिमल है उसको सेंस करके पकड़ के खा लेते हैं। सो दे आर कार्निवोर्स एंड दे फीड ऑन मूविंग एनिमल्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यानी कि अगर किसी अर्थवर्म को, किसी मॉस्किटो को फ्रॉग दिख जाए तो वो चुपचाप जाए वहां का वहां बैठ जाए, तो फ्रॉग उस पर फीड नहीं करेगा। अगर वो उड़ा, वो चला, उसने मूवमेंट किया, तो फ्रॉग की एक लंबी सी टंग होती है, हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हमारी तरह नहीं होती वो टंग, हमारी जो टंग है वो फ्रंट में फ्री है और बैक में फिक्स है। इनका उल्टा होता है, इनकी टंग फ्रंट में फिक्स होती है और बैक में फ्री होती है। जैसे ये मूव करता हुआ कोई छोटा सा एनिमल देखता है, ये अपनी पीछे से टंग को, लंबी सी टंग को बाहर निकालता है, उस चलते हुए, उड़ते हुए एनिमल को अपनी टंग, इसकी जो टंग है वो स्टिकी होती है, उससे अंदर ले लेता है सीधे माउथ कैविटी में। सो इट फीड्स विद द हेल्प ऑफ, फीड्स विथ लॉन्ग प्रोट्रूसिबल स्टिकी टंग। अगर आपने ऐड देखा हो, एक ऑल आउट का ऐड आता है, उसमें भी ऐसा दिखाते हैं कि एक मच्छर, एक फ्रॉग जो है उसने इस तरह से एक उड़ता हुआ मच्छर है और अपनी टंग बाहर निकाली और उसको अंदर ले लिया। ऐसी ना स्टूडेंट्स एक वो भी आती है, एक सीटी भी आती है, अगर आप लोगों ने देखा होली के टाइम, और बहुत मिलती है, उसको आप ऐसे मुंह में लगाइए और उसको आप बजाइए तो वो इस तरह से ना फोल्डेड रहती है, लाइक दिस, इट इज फोल्डेड लाइक दिस। आपने यहाँ इसको मुंह में लगाया और जैसे आप ब्लो करोगे तो ये बाहर निकल जाता है, इसका फोल्डेड पार्ट जो है। सेम वे द टंग वर्क्स। सो दे आर प्योरली कार्निवोरस, दे डू नॉट फीड ऑन प्लांट मैटर। बट जो इनके लार्वा है, यंग वन ऑफ फ्रॉग है, लार्वा, दैट इज फ्रॉग के लार्वा को स्टूडेंट्स टैडपोल कहते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, दे फीड ओनली ऑन प्लांट मैटर, शाकाहारी है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टैडपोल शाकाहारी है और अडल्ट फ्रॉग जो है वो मांसाहारी है, कार्निवोरस है। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलरली टैडपोल करके तो हमारा आंसर होगा हर्बीवोरस। बट अगर जनरलाइज्ड क्वेश्चन है फ्रॉग इज,
They have not mentioned whether they are talking about adult or they are talking about larva. और अगर ऑप्शन में कार्निवोरस हर्बीवोरस दोनों हैं तो हमारा आंसर सिर्फ कार्निवोरस होगा, क्योंकि अगर मेंशन नहीं है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट एनिमल ओनली. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टर. सो इट्स हैबिटेट, लोकोमोशन, फीडिंग. नाउ द नेक्स्ट इज क्रोकिंग. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आपने मेढक को, जैसे अपन कोई पार्क में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, अपन मेढक तुरंत कैसे पहचान जाते हैं वहां पे फ्रॉग है, क्योंकि उसकी टर टर की आवाज आती है. एक टिपिकल सी वॉइस, एक शार्प वॉइस जो है मेढक फ्रॉग निकालता है. दैट पर्टिकुलर साउंड इज कॉल्ड क्रोकिंग साउंड. ये एक्चुअली एक मीटिंग कॉल होता है जिसके थ्रू मेल फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करता है. इसीलिए ये जो साउंड है ये पर्टिकुलरली हमें सुनने को मिलती है जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, विच इज द रेनी सीजन. So, what is croaking? It is a peculiar sound by vocal cords of frogs. जैसे हमारे बॉडी में भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी आवाज निकलती है, हम बोलते हैं, ऐसे ही इनमें भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू एक टिपिकल आवाज निकलती है विच इज कॉल्ड क्रोकिंग. एंड दिस इज मोर कॉमन in breeding season, and that is the rainy season. They breed only in the rainy season. Now ये जो आवाज होती है ये मेल फ्रॉग में बहुत शार्प होती है, लाउड होती है देन द फीमेल फ्रॉग. ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि मेल फ्रॉग के पास में वोकल सैक नाम का एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, एक स्किन का पैच होता है जो फीमेल के पास नहीं होता. वोकल कॉर्ड दोनों के पास है. क्रोकिंग साउंड मेल फीमेल दोनों फ्रॉग्स प्रोड्यूस करेंगे, बट इट इज लाउडर इन मेल्स. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो क्रोकिंग इज लाउडर इन मेल्स. व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vocal sacs. Now what are these vocal sacs? That we will talk. ऑलराइट, आप इन कैरेक्टर्स को लिखिए, फिर हम इसके और कैरेक्टर्स की बात करते हैं. सो लेट्स सी सम मोर इंटरेस्टिंग हैबिट्स ऑफ फ्रॉग. नाउ द नेक्स्ट हैबिट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. नाउ हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि एम्फीबियंस जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और दे आर पॉइकिलोथर्मिक. That means with the change in the environmental temperature they cannot maintain their body temperature. जैसे हम humans जो हैं we are homeothermic, birds and mammals are homeothermic. That means अगर बाहर बहुत सर्दी है या बाहर बहुत गर्मी है, temperatures are very high और very low, तो भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर सकते हैं. बट फ्रॉग्स ऐसा नहीं कर सकते. इसलिए जब बाहर एक्सट्रीम विंटर्स लो टेम्परेचर हो जाते हैं या हाई टेम्परेचर हो जाता है, तब ये फ्रॉग्स, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, सो दे अंडरगो हाइबरनेशन. दैट मीन्स दे विल अंडरगो अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. ये गड्ढे बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं या जो क्रैक्स होते हैं और उनके अंदर जाकर ये मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर जाके छिप जाते हैं, ताकि जो एनवायरमेंटल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, एक्सट्रीम विंटर्स, एक्सट्रीम समर्स, वो इनको इफेक्ट नहीं कर पाए, इनको हार्म नहीं कर पाए. और वहां पर जब ये छिपते हैं, जब ये डॉर्मेंट होते हैं, तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं इनके, वो एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े. रेस्पिरेशन सब एवरीथिंग गेट स्लोड डाउन. और ये वहां पर फूड भी हंट नहीं करते हैं क्योंकि ये तो बिल से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर इनको फूड कैसे मिलेगा. तो जो इनकी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, उसी को ये कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, एंड देन दे डिराइव द मिनिमम एनर्जी विच दे नीड ड्यूरिंग दिस डॉर्मेंसी पीरियड. डॉर्मेंट है इस समय, एक्टिव नहीं है. सो हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. और अगर ये समर्स में जब ये डॉर्मेंट होते हैं उसे कहते हैं एस्टिवेशन. सो ये दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. वन इज कॉल्ड विंटर स्लीप एंड वन इज कॉल्ड समर स्लीप.
इसको याद रखने का मैं आपको एक तरीका बताती हूं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पोलर बियर्स जो हैं वो हाइबरनेशन में जाते हैं, और पोलर बियर कहाँ मिलते हैं? एंटार्क्टिक, आर्कटिक पोल्स पे, बहुत ठंडी जगह जहां पर है। तो यानी कि ठंड में क्या होगा? हाइबरनेशन, और दूसरी स्लीप कौन सी है? समर स्लीप हो जाएगी। इस तरह से आप इस टर्म को रिमेंबर कर सकते हैं। नाउ ये दोनों ही क्या है? दे आर पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। That means they are dormant, minimum metabolic activity, using the stored food as the source of energy. And why this is happening? Because they are poikilothermic or cold blooded. Now these two are very very important questions students, ये अच्छे से learn होने चाहिए. Hibernation is winter sleep, aestivation is summer sleep. Now what are the other characters? Other characters is, next is, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। फ्रॉग अपना बचाव करने के लिए जब भी कोई एनिमी, कोई प्रिडेटर इसे अटैक करने आ रहा है, ये अपने स्किन का कलर चेंज कर सकता है। और स्किन के कलर को, हालांकि ये बहुत स्लोली चेंज करता है, गिरगिट की तरह, कैमेलियन की तरह इतना फास्ट नहीं है, बट येस इट कैन चेंज इट्स स्किन कलर and it can merge its skin color to that of the surroundings. इस तरह से अपने स्किन के कलर को चेंज कर सकता है, और इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टर को, इस हैबिट को कहते हैं कैमोफ्लेज। और एक और टर्म देते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाक्रॉसिस। ऑलराइट, सो व्हाट इज कैमोफ्लेज और मेटाक्रॉसिस? इट इज कैपेसिटी to change skin color with surroundings, with change in surroundings. यानी जो भी सराउंडिंग का कलर है उसके जैसा ही अपना स्किन कलर कर लेता है, विथ चेंज इन सराउंडिंग। और इसका क्या बेनिफिट होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। इस तरह से अपने को छिपा लेगा, हाइड कर लेगा। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो स्किन है, उसकी जो डर्मिस लेयर है, उसमें स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जो अलग अलग पिगमेंटेड कलर्स में चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज ड्यू टू क्रोमैटोफोर्स in skin dermis. These are the cells, chromatophore cells. So they show camouflage or metacrosis. Now there is one more interesting character जो कि कॉकरोच में भी था, कि हम मेल और फीमेल कॉकरोच को बाहर से देखते ही पहचान सकते हैं। अगर आपको याद हो, एनल स्टाइल नाम का जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज फाउंड इन मेल कॉकरोच एंड एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोच। इस फिनोमिना को हमने कहा था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मीन्स टू, मॉर्फिज्म मीन्स आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस। फ्रॉग जो है उसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होता है। सो द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दैट मीन्स हम बाहर से देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है। इट शोज टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। इसको पढ़ने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां लिख देते हैं मेल फ्रॉग। लेट्स टॉक अबाउट द मेल फ्रॉग एंड दिस इज द फीमेल फ्रॉग। नाउ दो कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो इनके डिफरेंट है। मेल्स में दो कैरेक्टर्स, दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो फीमेल्स में नहीं है। फर्स्ट, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेढक फ्रॉग आवाज निकालता है वो मेल्स की तेज होती है, लाउड होती है। क्यों? क्योंकि इनमें वोकल सैक्स होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज वोकल सैक्स? एक्चुअली जो फ्रॉग का थ्रोट है वहां पर ये स्किन के फोल्ड होते हैं। जब इसमें से एयर पास करती है, जब एक्सपायरेशन करते हैं, व्हेन दे एक्सेल द एयर फ्रॉम द लंग्स, तो वो हवा थ्रोट में से जाएगी। थ्रोट में से जब वो हवा एयर पास होती है तो वो इन वोकल सैक्स को जो है उस पर टच करेगी
आप ऐसे इमेजिन करिए कि 2 पत्तियां लगी हुई हैं, लीव्स हैं, और पत्ती पे इसके ऊपर से जब हवा निकलती है तो आवाज आती है, पेड़ों की पत्तियों पे से जब हवा गुजरती है। उसी तरह से इस वोकल सैक में से जब एयर पास होगी तो वो वहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी जो कि साउंड में कन्वर्ट होंगे, तो वो उनकी जो क्रोकिंग साउंड है उसको एम्पलीफाई कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सो फ्रॉग में क्या मिलता है? नंबर 1 वोकल सैक्स प्रेजेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, और फीमेल्स में इट इज एब्सेंट। वोकल सैक्स क्या है? आइए यहां पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। वोकल सैक्स 1 पेयर होते हैं ये ऑन बेस ऑफ थ्रोट। ये क्या कर रहे हैं? ये रेजोनेटर्स की तरह काम कर रहे हैं, यानी एयर इसके थ्रू जब पास होगी तो वाइब्रेशंस होंगे। सो दे एक्ट एज रेजोनेटर्स, और ये क्या करेंगे? क्रोकिंग साउंड को इंक्रीज कर देंगे। सो दे एम्पलीफाई क्रोकिंग। ऑलराइट, सो ये सभी क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 एम्पलीफाई क्रोकिंग, 1 पेयर, and they act as resonators. So croaking will be louder. Now, एक और स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स जो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में मेल फ्रॉग में डेवलप होता है। हम इसकी डिटेल्स थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फ्रॉग के जो आगे वाले लिम्स हैं उसकी जो सबसे छोटी जो इनर वाली फिंगर होती है, जैसे पॉइंटिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसकी बेस पे एक पैड बन जाता है। इस पैड की हेल्प से जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर उचक के उसको ग्रिप कर लेता है अच्छे से, ताकि इनके बीच में कॉप्यूलेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन हो आगे जाके। तो ये जो पैड है ये सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में बनता है, फीमेल में नहीं। दिस इज कॉल्ड कॉप्यूलेटरी पैड। इसका एक और नाम है, इसे नप्शियल पैड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स एम्प्लेक्सिसरी पैड। दिस इज प्रेजेंट, और ये यहां पर एब्सेंट होता है। सो मेल फ्रॉग में 2 स्ट्रक्चर्स हैं, कॉप्यूलेटरी पैड and the vocal sacs which are present, and these 2 structures are absent in the female frog. हम इस copulatory pad की डिटेल्स थोड़ी देर में अभी लिखते हैं, आप इसको तब तक नोट डाउन करिए। So these are the important habits of Rana tigrina. इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, आइए हम क्विकली उस ट्रिक को लिख लेते हैं। एंड द ट्रिक इज अ lazy frog called his aunt and cousins on Sunday. All right, so this is the trick to remember all the habit and habitats of Rana tigrina. What is the trick? A lazy frog called his aunts and cousins on Sunday. आइए हम सारी पॉइंट्स देख लेते हैं। A से है amphibian, so it can live in both land and water. Then lazy, L, locomotion, that is swimming in water and walking, jumping, leaping on land. Then we talked about its feeding, they are carnivorous and the tadpole is herbivorous. Then C is for the next heading, and that is the croaking sound, which is louder in males. Then H is for the winter sleep, that is hibernation. Then A is for the summer sleep, that is estivation. Then it can change its color according to surroundings, so it shows camouflage. And last but not the least, it shows sexual dimorphism. That means male and female frogs have 2 different structures. Male has vocal sacs and copulatory pads, which female frog does not have.
So this is the trick to remember all the habit and habitats of Rana tigrina. आप इसे नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर हम रीड करेंगे कि फ्रॉग एक्चुअली दिखता कैसे है. प्लीज नोट दिस डाउन. So now students, we have seen the habits and habitat. Let's talk about the morphology of frog. Morphology means the external appearance. What are the structures that we can see when we see a frog with the naked eye? जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका शेप पता होना चाहिए, उसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो पता होना चाहिए, उसका कलर क्या है, उसकी स्किन कैसी है, क्योंकि स्किन जो है वो बाहर से विजिबल स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है. सो वील राइट ऑल दीज पॉइंट्स. लेट अस राइट द फर्स्ट पॉइंट. फ्रॉग कैसा होता है स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट ओवॉइड, ओवल शेप का होता है, यानी दोनों एंड्स उसके टेपरिंग है और बीच में जो उसका पेट है, बेली है, वो राउंड है, वाइड है. सो इट इज ovoid in shape, almost ovoid, like oval. फ्रॉग जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है. ऑल राइट, सो इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. और इसका जो सर है, हेड है, वो कैसा होता है? रफली ट्राइंगुलर. एग्जैक्ट ट्राइंगल तो नहीं है, बट रफली ट्राइंगुलर. सो विथ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर हेड, ट्रायंगुलर हेड. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कलर, अगर आपने नोटिस किया हो तो ऊपर से देखने पे फ्रॉग जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर का दिखता है. ऑलिव्स, अगर आप पिज्जा के में जो हम ऑलिव्स डालते हैं वो वाला ग्रीन कलर होता है. और जो उसका बेली है यानी वेंट्रल साइड है, नीचे वाला साइड है, वो येलोइश कलर का होता है, पेल येलो, हल्के पीले रंग का. और ऊपर की जो बॉडी है इसकी, वहां पे कुछ स्पॉट्स मिलते हैं, धब्बे मिलते हैं. सो जो अपर सरफेस है यानी डॉर्सल सरफेस, वो किस कलर का होता है? ऑलिव ग्रीन कलर का. ये क्वेश्चन पूछते हैं. ऑलिव ग्रीन कलर. और स्पॉट्स भी सिर्फ अपर साइड ऑफ द बॉडी पे ही दिखते हैं, विथ डार्क इररेगुलर, कोई पैटर्न नहीं है, इररेगुलर स्पॉट्स. ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि फ्रॉग की बॉडी पे स्पॉट्स कहां होते हैं? अपर सरफेस पे होते हैं, जो कि ऑलिव ग्रीन कलर की सरफेस है. नाउ let's talk about the ventral surface, that is the lower surface or the belly part. Ventral surface ये होता है हल्के पीले रंग का. So it is pale yellow colored. All right, now let's talk about the skin. ये दोनों क्वेश्चंस है, मैंने इस पे स्टार लगा दिया है. Skin of frog. Now this is very very important. क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि फ्रॉग का रेस्पिरेशन इसकी स्किन के थ्रू भी होता है. लंग्स तो हैं इसमें, फिशेस में तो लंग्स होंगे ही नहीं, वो तो वाटर के अंदर रह रही है. लंग्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो एयर से गैसेस को एक्सचेंज करता है. तो फ्रॉग में लंग्स डेवलप हो गए हैं, बट दे आर नॉट फुली डेवलप. इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अकेले लंग्स के थ्रू ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके, जैसा कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में होता है. तो इसलिए फ्रॉग्स जो हैं वो लंग्स के थ्रू तो रेस्पायर करते ही हैं, बट उनमें स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. स्पेशली अगर वो वाटर के अंदर है या हाइबरनेशन एस्टिवेशन में है, तब तो उसको एयर मिल ही नहीं रही है. वहां तो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू होगा. रेस्पिरेशन अगर स्किन के थ्रू होना है तो स्किन थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए, ताकि इजीली गैसेस का डिफ्यूजन हो जाए, नंबर 1. देन स्किन ड्राई होनी चाहिए या मॉइस्ट होनी चाहिए, तभी गैसेस जो है वो मॉइस्चर में डिसॉल्व होकर डिफ्यूज होंगी. सो इट शुड बी मॉइस्ट. और मॉइस्ट होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? स्किन के पास बहुत सारे ग्लैंड्स होने चाहिए, ताकि वो मॉइस्चर म्यूकस को सिक्रीट कर सके. इसीलिए स्किन जो है इनकी कैसी हो जाती है? म्यूकस सिक्रीट हो रहा है तो चिपचिपी स्किन होती है. आप जैसी फ्रॉग को हाथ में लोगे वो एकदम से फिसल जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस राइट द कैरेक्टर्स. स्किन कैसी है? ग्लैंड्यूलर.
दैट इज इट हैज लॉट ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स. म्यूकस ग्लैंड्स पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं, दे हैव लॉट ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, सो इट इज ग्लैंड्यूलर. अब और कैसी होनी चाहिए स्किन? इट इज थिन, ताकि इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो सके. म्यूकस है तो गीली नमी हो गई, यानी मॉइस्ट. ये सब क्वेश्चंस हैं. और म्यूकस के कारण चिपचिपी है, सो इट इज स्लिपरी. और इस पे कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज स्मूथ. हमने पढ़ा था एम्फीबिया में नो स्केल्स आर प्रेजेंट, नो स्केल्स, सो इट इज स्मूथ, स्लिपरी, थिन, मॉइस्ट, ग्लैंड्यूलर स्किन. स्किन क्या क्या रोल प्ले कर रही है स्टूडेंट्स? एक तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, वी विल सी हाउ. दूसरा, फ्रॉग हालांकि पानी में रहता है, कुछ कुछ फ्रॉग्स तो पूरे लाइफ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, बट दे गो इन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बट इट नेवर ड्रिंक्स वाटर. ये पानी पीते कभी भी नहीं है, ये कभी मुंह से माउथ के थ्रू वाटर को इनटेक नहीं करते. ये वाटर हमेशा अपनी स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसपे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर. नेवर ड्रिंक्स वाटर. फिर कैसे लेते हैं वाटर? एब्जॉर्ब थ्रू स्किन. दे एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द स्किन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इट नेवर ड्रिंक्स वाटर. नाउ दिस इज अबाउट द स्किन. अब फ्रॉग की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? लेट अस सी. बॉडी ऑफ फ्रॉग. स्टूडेंट्स, जैसे कॉकरोच की बॉडी थी, उसमें हेड था, फिर एक नेक था, नेक थोरैक्स से जुड़ा हुआ था, और फिर थोरैक्स एब्डोमेन से जुड़ा था. सो देयर वर मेनली 3 पार्ट्स, द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन. फ्रॉग जो होता है, इसमें नेक एब्सेंट है, देयर इज नो नेक. इसीलिए वो जंप कर पाता है, लीप कर पाता है, क्योंकि नेक जो होगी नहीं तो फिर वो झूलेगी, तो फिर वो आसानी से कूद नहीं पाएगा, छलांग नहीं लगा पाएगा. दूसरा, फ्रॉग आर टेल लेस, देयर इज नो टेल इन द फ्रॉग. तो यानी फ्रॉग की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो जो आगे ट्राइंगल सा पार्ट निकला है, अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट इज द हेड. और जो पीछे की पूरी बॉडी है, इट इज कॉल्ड ट्रंक. इसी ट्रंक में हमें आगे की तरफ 1 पेयर ऑफ लिम्स मिलेगा, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली वी विल गेट 1 पेयर ऑफ लिम्स. सो द बॉडी ऑफ फ्रॉग हैज 2 पार्ट्स. One is the head and the other is the trunk. These are the 2 parts. यहां पर अब जो मैं पॉइंट लिख रही हूं उस पर बहुत क्वेश्चन आता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नेक एंड टेल आर एब्सेंट. सो देयर इज नो टेल एंड देयर इज नो नेक. ऑल्दो जो लार्वा ऑफ फ्रॉग है वो टेल्ड होता है, इट इज टेल्ड, बट अडल्ट फ्रॉग में टेल एंड नेक आर कंप्लीटली एब्सेंट. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. You please note this down, then we will read about head and trunk in detail. So now students, let us understand about head and then about the trunk, and then we will draw the diagram of frog. So first we will talk about the head part. अगर आपको एक टिपिकल फ्रॉग याद आ रहा हो तो फ्रॉग का हेड फ्लैट होता है और रफली ट्राइंगुलर होता है. सो इट इज फ्लैट and almost triangular. It is not exactly triangular, almost triangular. अब आगे की तरफ एक उभार होता है, जैसे हमारे नाक है इस तरह से उभरी हुई, ऐसा इसमें एक पार्ट होता है जिसे स्नाउट बोलते हैं. सो हेड में क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे? नंबर 1, देयर इज अ स्नाउट. स्नाउट जिसे हिंदी में थूथना बोलते हैं, एक नाक का उभरा हुआ भाग, स्नाउट. इट इज अ शॉर्ट, ये शार्प नहीं है, ब्लंट एंटीरियर पार्ट है ये. ऑलराइट. और क्या क्या मिलेगा हेड पे हमें? हमारे हेड में क्या क्या मिल रहा है? नोज मिल रही है, 2 नॉस्ट्रिल्स मिल रहे हैं, 2 आईज मिल रही हैं, 2 ears है और माउथ है. ये 4 पार्ट्स हमारे हेड में है. यही चारों पार्ट स्टूडेंट्स
फ्रॉग के हेड में भी होंगे, आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले वी विल फाइंड द एक्सटर्नल नेयर्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इसके थ्रू एयर जो है दैट विल गो इनसाइड, देन देयर विल बी आईज। ये कितना होगा यहां लिख लेते हैं, 1 पेयर आईज। नाउ वील टॉक अबाउट द आईज। आईज कैसी होती है, फ्रॉग की जो आंख होती है वो उसके सर के दोनों तरफ, हमारी तरह इस तरह से नहीं लगी होती, साइड्स में लगी होती हैं और वो बाहर उभरी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सर है, यहाँ पे एक गड्ढा खोदिए, यहाँ एक गड्ढा खोदिए और दोनों में एक बॉल लगा दीजिए, बाहर निकली हुई, ऐसा लगता है कि अभी ये गिर पड़ेंगी। सो दे हैव 1 पेयर लार्ज, गोल है यानी स्पेरिकल, और उभरी हुई, बाहर निकलती हुई, जैसे कि 2 बॉल अटैच करी हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोट्रूडिंग आईज। और ये कहां पर है, हेड के साइड्स में है, डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ हेड, डॉर्सोलेटरल पार्ट और रीजन। बाहर उभरी हुई 2 आंखें हैं। इन आंखों को, क्योंकि ये बाहर निकली हुई हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई फॉरेन बॉडी, कोई डस्ट, कोई डर्ट इनको आके डैमेज करे, इसलिए नेचर ने इनके प्रोटेक्शन के लिए आईलिड्स प्रोवाइड कराई हैं। बिल्कुल जैसे हमारी आंखों में एक ऊपर और एक नीचे 2 आईलिड्स होती हैं, इसी तरह से इनमें भी दे हैव 3 आईलिड्स फॉर प्रोटेक्शन। ये क्या करेंगी, जो भी डस्ट है, डर्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको आंख के अंदर जाने से रोकेंगी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आई। ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन सी है 3 आईलिड्स? देयर आर 3 आईलिड्स, 1, 2 एंड 3। एक अपर आईलिड होगी जैसे हमारे में होती है अपर आईलिड, एक होगी अपर है तो लोअर आईलिड। इनमें स्टूडेंट्स एक और आईलिड होती है जिसे थर्ड आईलिड बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। थर्ड आईलिड, या इसे कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। Alright, this has to be learned by heart. ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अपर आईलिड कैसी होगी, मोटी होगी, थिक, पिगमेंटेड होती है, ऑलमोस्ट इमूवेबल। जैसे हमारे में तो अपर आईलिड इज वेरी मच मूवेबल और लोअर आईलिड कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट इमूवेबल होती है, बट इनके में उल्टा होता है। सो अपर आईलिड कैसी है, थिक, पिगमेंटेड एंड ऑलमोस्ट इमूवेबल। ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग में कौन सी आईलिड मूव कर सकती है, कौन सी नहीं। सो दिस इज ऑलमोस्ट इमूवेबल। नाउ लोअर आईलिड कैसी है, ये थिन है, पतली सी होती है एंड इट इज फ्रीली मूवेबल। दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ एक ऊपर की आईलिड हो गई, एक नीचे की आईलिड हो गई। नाउ व्हाट हैपेंस, ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर नीचे, जो नीचे की आईलिड है वहां से एक पतला सा ट्रांसपेरेंसी मेम्ब्रेन अराइज होती है जो इस आई को ढक लेती है। ये मेम्ब्रेन जो है इसी को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या करती है, जब फ्रॉग पानी के अंदर होता है, अंडर वाटर, जब लैंड पे है तब तो ये मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड रहती है नीचे, लेकिन जब फ्रॉग पानी के अंदर होता है तो ये मेम्ब्रेन उभर कर आई को कवर कर लेती है और ये आईज को वाटर के अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस अराइज फ्रॉम लोअर लिड और लोअर आईलिड। कैसी है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये सब स्किन के ही फोल्ड्स हैं, जैसे हमारी आईलिड क्या है, स्किन का ही तो फोल्ड है, ये सब स्किन के फोल्ड्स हैं। एंड व्हाट डज इट डू, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट्स आईज अंडर वाटर, अंडर वाटर।
This is very important. All right. So these are the three eyelids which cover the eyes, which protects the eyes. They are basically folds of skin. Upper, which is immovable, lower, which is movable, and nictitating membrane which protects it under water. Now, और क्या structures हैं? Nostrils हो गए, then mouth. So they have a mouth. Mouth क्या है? एक कट है, एक स्लिट है जिसके थ्रू फूड अंदर जाएगा. So it is a wide, transverse slit mouth. So they have mouth, then one pair eyes, one pair nostrils, then ears. Now frogs जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें हमारी तरह इस तरह से पूरा कान नहीं होता. दिस इज कॉल्ड पिन्ना. ये नहीं होती. उनके लास्ट में बस एक हल्की सी स्किन की थिन मेम्ब्रेन लगी होती है. इसी के थ्रू साउंड वेव्स अंदर जाती हैं. हमारे ईयर में क्या होता है? कान होता है, फिर एक ऑडिटरी कैनाल होती है जिसको आप जब ईयर अपना कान साफ करते हैं तो आप तरह तरह की चीजें जिसमें घुसाते हैं, और उसके एंड पे एक पतला सा फोल्ड होता है जिसे कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम. फ्रॉग में ये ईयर ड्रम जो है ये सबसे बाहर है, क्योंकि ना तो ऑडिटरी कैनाल है ना पिन्ना है. सो जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू साउंड वेव्स अंदर जाएंगी और हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनम. टिम्पैनम विच इज द ईयर ड्रम. ये स्किन का फोल्ड है, थिन स्किन फोल्ड. और ये क्या करेंगे? ये कितने होंगे? ये भी वन पेयर होंगे. और ये क्या करता है? इट रिसीव्स साउंड वेव्स. इट रिसीव्स साउंड वेव्स. दैट मीन्स इट इज लाइक आवर एक्सटर्नल ईयर. ऑलराइट. सो हेड में हमें ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. सबसे पहले स्नाउट, उस पे दो नॉस्ट्रल्स लगे होंगे, टू आईज होंगी, वन माउथ होगा एंड टू टिम्पैनम होंगे और ईयर ड्रम विच आर एक्चुअली वर्किंग लाइक ईयर्स. सो आप इसको नोट डाउन करिए एंड देन वील टॉक अबाउट द ट्रंक. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द ट्रंक, हाउ द ट्रंक is and how, what all structures does it contain. ट्रंक जो है स्टूडेंट्स, इसमें से मेन जो है ये फ्लैट है, ये भी ओवॉइड है. ये मेन बॉडी बना रही है. इट इज फ्लैट, ओवॉइड, एंड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इट हैज टू पेयर ऑफ लिम्स. सो इट हैज लिम्स. कितने हैं ये? टू पेयर्स है. क्योंकि ये एन्यूरा क्लास को बिलोंग कर रहा है, सॉरी एन्यूरा ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, तो इसके जो दोनों पेयर ऑफ लिम्स हैं, आगे वाले और पीछे वाले, वो दोनों अनइक्वल साइज के होंगे. सो लिम्स आर अनइक्वल इन साइज. नाउ लेट अस सी द टू टाइप्स ऑफ लिम्स. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड. जो आगे वाले लिम्स हैं उन्हें कह देंगे फोर लिम्स. जैसे फोर विंग्स थे ऐसे ही फोर लिम्स. और जो पीछे वाले हैं दे विल ऑटोमेटिकली बी कॉल्ड हाइंड लिम्स. नाउ फोर लिम्स कहां से निकलेंगे? ट्रंक के एंटीरियर पार्ट से. सो दे अराइज एंटीरियरली फ्रॉम ट्रंक, और ये पोस्टीरियरली. दे अराइज पोस्टीरियरली फ्रॉम ट्रंक. दोनों ट्रंक से ही निकल रहे हैं. आप बिल्कुल ऐसा समझ लो कि इसका फोर लिम्ब यानी हमारा हैंड्स और इसका हाइंड लिम्स यानी हमारे लेग्स. नाउ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है फ्रॉग में? पीछे वाले हाइंड लिम्स. इन्हीं के कारण, क्योंकि फोर लिम्स कंपैरेटिवली स्मॉलर हैं, लेस मस्क्यूलर हैं, पीछे वाले जो है वो बहुत तगड़े हैं, इस कारण से वो जंप कर पाता है, हॉप कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दीज हाइंड लिम्स. ऑलराइट. सो जो हाइंड लिम्स हैं, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और यहां पर स्ट्रॉन्गर का मतलब है जिसमें जितनी ज्यादा मसल्स वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग. सो लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गर मीन्स मोर मस्क्यूलर. अब हमारे हैंड में टोटल 5 डिजिट्स होती हैं.
दैट इज 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, और पैर में भी ऐसे ही होता है। यहां पर ऐसा नहीं होता, इनके जो 4 लिम्स हैं उसमें 4 ही फिंगर्स होती हैं, दिस थंब इज एब्सेंट, और लेग्स में 5 डिजिट्स होती हैं, सो दे हैव 4 डिजिट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें 4 डिजिट्स हैं, वेयर एज हाइंड लिम्स हैव 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। यहां पर क्या एब्सेंट हो गया? थंब इज एब्सेंट, थंब एब्सेंट। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। नाउ जो हाइंड लिम्स हैं उनकी फिंगर्स में एक स्पेशलिटी होती है, मैं आपको बना के दिखाती हूं। इसकी फिंगर कैसे हो, इसका हैंड कैसे होगा? कुछ इस तरह से, लाइक सपोज ये हैंड है, ऐसी फिंगर होगी, जबकि इसमें 5 बनेंगी, सो इट इज लाइक दिस। और ये जो उंगलियां हैं, ये जो 5 उंगलियां हैं, इनके बीच बीच में स्किन के फोल्ड्स हैं यहां पे, जैसे कि डक में आपने देखा होगा, लाइक दिस। ये स्किन लगी हुई है, इसे कहते हैं वेब्ड डिजिट्स। इसके कारण से ये स्विम कर पाते हैं वाटर के अंदर। सो 5 डिजिट्स and they are webbed. That means skin is present in between the digits, and these webs, they help in swimming. It is because of these webbed digits that they swim under water. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विमिंग किसके कारण होती है? इन्हीं वेब्स के कारण होती है। These are the webs. Alright, whereas here no webs, बिल्कुल हमारी तरह है ये, ऐसे 4 उंगलियां, बस 4 डिजिट्स, बीच बीच में स्किन नहीं है, they are not interconnected, so there are no webs. Now जो 4 लिम्स होते हैं स्टूडेंट्स मेल फ्रॉग में, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मेल फ्रॉग्स में ये वाली जो उंगली है इसकी सबसे अंदर वाली इंडेक्स फिंगर, यहां पर ब्रीडिंग सीजन में, रेनी सीजन में मेल फ्रॉग में एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, एक पैड बन जाता है इस तरह से। इस पैड की हेल्प से ये फीमेल फ्रॉग पर ग्रिप बना के उसे होल्ड करता है ब्रीडिंग के लिए। सो दिस इज द इंडेक्स फिंगर, यानी जो हमारी पॉइंटिंग फिंगर होती है। हमारे बॉडी में क्या है? ये थंब है, थंब के बगल वाली पॉइंटिंग फिंगर है, इनमें थंब है ही नहीं, तो इनकी पहली फिंगर कौन सी है? पॉइंटिंग फिंगर है। यहां पर ये पैड बन जाता है। सो लेट अस राइट, दिस इज कॉल्ड कॉप्यूलेटरी, क्योंकि इसके थ्रू मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को ग्रिप कर रहा है। और नप्शियल, नप्शियल का मतलब ऐसे शादी होता है, सो ये कॉप्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। और जो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को ग्रिप करता है, उस प्रोसेस को एम्प्लेक्सस बोलते हैं। तो इस पैड का एक और नाम है एम्प्लेक्ससरी पैड। नाउ दीज 3 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर दीज? दीज आर दी पैड्स formed on base of index finger, first finger, index finger, only in male of male frog, and only during rainy season, breeding season, these are formed during rainy season, that is the breeding season. All right, so all the words are important. कहाँ बनते हैं? बेस ऑफ इंडेक्स फिंगर। किस में बनते हैं? मेल फ्रॉग में। कब बनते हैं? ब्रीडिंग सीजन में। दिस इज द कॉप्यूलेटरी पैड विच वी आर ड्रॉइंग। So this is about the trunk. There are 2 pair of limbs. The hind limbs are stronger and longer, whereas the 4 limbs are smaller and less muscular. 4 limbs में 4 digits. आप याद रख सकते हैं 4 limbs 4 digits, 4 limbs में 4 digits, hind limb में 5 digits, and they are webbed. और 4 limbs की फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में
during breeding season in male frog copulatory or nuptial pads are formed. And what do? They grip female frog with these pads. Alright, आप इसे लिखिए, उसके बाद में हम इन सभी को कंसाइज करते हुए फ्रॉग का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. So now students, let us draw the complete diagram of frog which will show the entire morphology of frog. Alright, आपके schools के लिए important है, schools में frog का diagram पे question आता है, full question. Let us draw it. सबसे पहले हम head बनाएंगे और head में हमें snout बनाना है. So, आप देखिएगा कैसे बना रही हूं मैं इस डायग्राम को. Now this is the mouth. ये है फोर लिम्स. फोर लिम्स कंपेरेटिवली हम छोटे बनाएंगे. बेली एंड here we will have the hind limbs and the hind limbs will be longer and stronger like this. Alright, यहां पे हमें 4 डिजिट्स बनानी है. 1 2 3 4. यहां पे हम 5 डिजिट्स बनाएंगे और वेब्ड बनाएंगे. सो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. ऑलराइट, नाउ यहां पर इसकी ये माउथ है. आइए हम इसको लेबल कर देते हैं. दिस इज माउथ. माउथ के ऊपर जैसे हमारे में माउथ है, ये इनका स्नाउट है. स्नाउट पे 2 नेयर्स हैं. सो दीज आर द, लेट मी लेबल इट, दीज आर द external nares or the nostrils. 2 आईज मिलेंगी हमें बल्ज होती हुई. यहां पे हम साइड से देख रहे हैं तो हमें सिंगल आई मिलेगी. सो लेट अस सपोज दिस इज द आई, प्रोट्रूडिंग आई. ऑलराइट, लेट्स लेबल इट. और आई के नीचे हमें मिलेगा tympanum, which is actually representing the external ear. This will receive the sound waves. So this is the tympanum or the eardrum. हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे हेड में: माउथ, नेयर्स, आई एंड ईयर. ऑलराइट, नाउ दिस इज द 4 लिम्स. याद रखने का तरीका, 4 लिम्ब में 4 फिंगर्स. एंड दिस इज द हाइंड लिम्ब. हाइंड लिम्ब में 5 वेब्ड फिंगर्स हैं. 5 वेब्ड डिजिट्स और फिंगर्स. नाउ ये दूसरा भी इसका लेग होगा पीछे, कुछ इस तरह से वो हमें दिखेगा. नाउ अपर सरफेस जो है वो ग्रीन कलर का होगा और उस पे स्पॉट्स होंगे डार्क ग्रीन कलर के. ऑलराइट, मैं इसे पर्पल से बना रही हूं बट एक्चुअली ये ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं. इररेगुलर है लाइक दिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलिव ग्रीन कलर के डार्क स्पॉट्स मिलेंगे पूरे अपर सरफेस और डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी पर. ऑलराइट, लेट्स लेबल देम. दीज आर द डार्क स्पॉट्स on dorsal surface which is olive green in color, and the belly part will be pale yellow in color. All right, so this is the diagram for morphology of frog. All the external features we have seen: the mouth, the nostrils, the eyes, the tympanum, the 2 limbs, the hind limbs and the 4 limbs. All right, so students, you please make this diagram. This is very very important. इस क्लास में हमने फ्रॉग के हैबिटेट्स को एक ट्रिक के साथ समझा, लर्न किया, and we have seen the external appearance or the morphology of the head. This part is the head. This whole part is the trunk. There is no neck, there is no tail. In the next class, we'll begin with the anatomy of frog. That is, we'll deal with all the systems of frog. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.